नमस्कार, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोनिका में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का हमारा जो 9th चैप्टर है, जिसका जो टाइटल है वो है शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दियाँ। देखिए, इस चैप्टर में हम बात करेंगे मुगल शासकों के बारे में। लेकिन जो मुगल साम्राज्य था भारत में, वो कब से कब तक था? वो था 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। 1526 से लेकर 1857 तक जो मुग़ल थे, उन्होंने यहाँ पर भारत में अपना जो है राज किया। लेकिन इस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सिर्फ 16वीं और 17वीं शताब्दियों की। क्यों? क्योंकि हम इस चैप्टर में बात करेंगे मुग़ल दरबार की। बाबर, हुमायूं, अकबर। अकबर जो था, उसने जो है 17वीं शताब्दी तक यहाँ पर शासन किया। तो उस समय पर जो मुग़ल साम्राज्य था भारत में, उनका जो मुग़ल दरबार था, वो किस तरह से कार्य करते थे, मुग़ल प्रशासन किस तरह से चलता था, क्या क्या उनकी खासियत थी, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। मुग़ल साम्राज्य के शासक स्वयं को एक विशाल और विजातीय जनता पर शासन करने के लिए नियुक्त मानते थे। जो मुग़ल साम्राज्य के जो शासक थे, वो क्या समझते थे कि वो एक विशाल मतलब बहुत बड़ी और विजातीय जनता, एक बहुत बड़े एरिया में बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में जो जनसंख्या है, उसके ऊपर वो शासन करने के लिए अपने आप को जो है वो बिल्कुल सही मानते थे कि भाई हम जो है बड़े से बड़े एरिया पर भी शासन कर सकते हैं। इस दृष्टि से प्रचार प्रसार का एक तरीका राजवंश इतिहास लिखना लिखवाना था। और ये क्या करते थे अपने प्रचार प्रसार के लिए कि ये अपना जो राजवंश था, उसका जो इतिहास था, उसको लिखवाते थे। मुगल राजाओं ने दरबारी इतिहासकारों को विवरणों के लेखन का कार्य सौंपा। इस चैप्टर में मेनली हम बात कर रहे हैं मुगल दरबार के बारे में। तो वहाँ पर ये दरबार में अपने जो भी कवि या जो भी साहित्य से संबंधित जिन व्यक्तियों की ये नियुक्ति करते थे, उनसे क्या करवाते थे, अपने विवरणों को लिखवाते थे। इन विवरणों में बादशाह के समय की घटनाओं का लेखा जोखा दिया गया। और ये विवरण जो हमें प्राप्त हुए हैं इतिहास के, इनसे हमें क्या पता चला है कि भाई बादशाह जो होता था, उस समय का जो शासक होता था, वो किस तरीके से अपना जो साम्राज्य चलाता था, किस तरह से कार्य करता था। ये सारा लेखा जोखा वो जो मुग़ल शासक थे वो लिखवाते थे। अंग्रेजी में लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की एक शैली को क्रॉनिकल्स का मतलब क्या होता है, इतिहास या इतिवृत्त नाम दिया है। तो जो अंग्रेजी लिखने वाले इतिहासकार थे, उन्होंने क्या नाम दिया कि वे इन मुग़ल साम्राज्य के जो बादशाह थे, उन्होंने अपने जो है क्रॉनिकल्स लिखवाए हैं, मतलब अपना इतिहास जो है वो लिखवाया है। यह इतिवृत्त घटनाओं का अनवरत कार्मिक विवरण प्रस्तुत करते हैं। और ये जो इतिवृत्त है, ये जो इतिहास है, ये क्या दिखाता है हमें, अनवरत मतलब वहाँ पर लगातार जो भी उनके दरबार में जो भी घटनाएं होती थी, उनका सारा विवरण हमें प्रस्तुत करते हैं। मुग़लों का इतिहास लिखने के इच्छुक किसी भी विद्वान के लिए यह इतिवृत्त अपरिहार्य स्रोत है। अगर किसी भी इतिहासकार को, किसी को भी इन मुग़लों के इतिहास को देखना है, लिखना है, तो उनको जो है किसकी जो है सहायता लेनी पड़ेगी, इन इतिवृत्तों की। जो भी इनका इतिहास लिखा गया है, उनकी सहायता लेनी जरूरी है। अपरिहार्य का मतलब होता है अति आवश्यक। एक और तो यह इतिवृत्त मुग़ल साम्राज्य की संस्थाओं के बारे में तथ्यात्मक सूचनाओं का खजाना थे, जिन्हें दरबार से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्तियों द्वारा काफ़ी मेहनत से एकीकृत व वर्गीकृत किया गया था। ये क्या दिखाते हैं ये इतिवृत्त, जो भी मुग़ल साम्राज्य की जो भी संस्थाएं थी, उनका जो है बिल्कुल उनके सूचनाओं का तथ्यात्मक मतलब बिल्कुल कंप्लीट उनका जो है विवरण हमें मिलता है कि दरबार में किस किस तरीके से जो शासक है वह उससे जो संबंधित व्यक्ति हैं, वो किस तरीके से अपना काम करते थे। तो बड़ी मेहनत से उन्होंने इनको एकीकृत किया, इकट्ठा किया है और इनको वर्गीकरण किया है। दूसरी ओर इन मूल पाठ का उद्देश्य उन आंसुओं को संप्रेषित करना था जिन्हें मुग़ल शासक अपने क्षेत्र में लागू करवाना चाहते थे। और दूसरा, हमें इनके इतिहास से जो इनके विवरण मिले हैं, लिखे हुए साक्ष्य मिले हैं, उनसे हमें क्या पता चलता है कि भाई इससे जो है जो शासक था, उसकी मंशा का पता चलता था कि वो मुग़ल शासक है, वो अपने क्षेत्र में जो है किस तरीके से, किस नीति से कार्य करवाता था, क्या क्या वहाँ पर वो लागू करना चाहता था, क्या उसके नियम थे, वो किस तरीके से अपने दरबार को अच्छे से चलाता था।
यह इतिवृत्त हमें इस बात की झलक देते हैं कि कैसे शाही विचारधाराएं रची व प्रसारित की जाती थी। अब इन इतिवृत्तों से, इन इतिहास के जो साहित्य के जो लेख हैं, इनसे हमें पता लगता है कि जो शाही विचारधाराएं थी, मतलब जो राजा के लोग थे, उनके आसपास के या फिर उसके परिवार के, उनकी जो है विचारधाराएं किस तरह से रची गई और उनका प्रसारण किया गया, मतलब खूब जो है उसको जो पब्लिक के बीच में लाया गया है, बताया गया कि भाई राजा जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, वहाँ की प्रजा किस तरीके से रहती है। अब हम देखेंगे मुग़ल शासक और उनका साम्राज्य कि जो कौन कौन मुग़ल शासक थे और उनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला था। मुग़ल नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ है? मंगोल से। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का एहसास कराता है, लेकिन राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। आज हम जिन जिन व्यक्तियों को, जिन शासकों को मुग़लों के नाम से जानते हैं, अब हम जानते हैं कि भाई जो बाबर था, अकबर था, हुमायूं था, वो क्या थे? मुग़ल थे। लेकिन उन लोगों ने कभी भी अपने नाम के आगे जो है मंगोल नहीं लगाया। उन लोगों ने ये नहीं चुना था कि भाई हम मंगोल हैं। उन्होंने अपने आप को क्या कहा था? तैमूरी, क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। अब देखिए, जो पहला मुग़ल जो शासक था जो भारत में आया, वो कौन था? बाबर। तो बाबर क्या मानता था कि वह अपने आप को क्या कहता था कि वह तैमूरी है, क्योंकि जो तैमूर का जो शासक था, तुर्की के जो शासक थे तैमूर के वंशज। तुर्की का शासक कौन था? तैमूर लंग। वो क्या था? एक जो है यायावर जाति का, एक इधर उधर घुमक्कड़ घूमने वाली जो जाति होती है, उसका जो है एक शासक था जिसने बहुत सारे क्षेत्रों पर आक्रमण किया, बहुत सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में ले लिया। तो इस तरह से वो क्या थे? जो बाबर था वो उसके जो पिता थे वो तैमूर लंग के वंशज थे। तो बाबर जो है अपने आप को तैमूरी कहता था, कभी भी उसने अपने आप को मंगोल नहीं कहा। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खान का संबंधी था, लेकिन उसकी जो माता थी वो किससे संबंधित थी? चंगेज खान से। चंगेज खान कहाँ का शासक था? मंगोल का। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लेखित किया है। देखिए, वो जो है चंगेज खान का वंशज था, लेकिन उसने किसकी साइड ली? उसने अपने जो पिता का जो शासन था वो था तैमूर वंशज, वो उसका जो है अपने आप को वंशज मानता था। लेकिन जो उसकी माता की तरफ से जो चंगेज खान था जिसका वो संबंधी था, उनका वो उपहास करता था, उनका वो मजाक उड़ाता था। और बर्बर, बर्बर मतलब एक असभ्य जनजाति के रूप में आप बर्बर जो है लोगों को जान सकते हैं कि भाई वो इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं और वो बड़े असभ्य से होते हैं। तो वो अपने जो माता की तरफ से जो उसके जो वंशज थे, वो क्या कहता है कि भाई माता की तरफ से चंगेज खान का संबंधी था, लेकिन वो उनका बहुत मजाक उड़ाता था। अब देखिए, तुर्की का वो जो है उसके जो तैमूर वंश था वो तुर्की का था। एक बार मैप में हम देख लेते हैं तुर्की कहाँ है। यहाँ पर तुर्की है। 16वीं शताब्दी के दौरान परिवार की इस शाखा के भारतीय शासकों का वर्णन करने के लिए मुगली शब्द का प्रयोग किया गया। देखिए, जो मुगल शब्द है वो हमने देखा कि जो मुगल शासक थे उन्होंने कभी भी अपने नाम के आगे मुगल नहीं लगाया, लेकिन हमने जो है 16वीं शताब्दी के दौरान जो भारतीय शासकों का वर्णन किया तो बाद में इनका जो है मुगल शब्द इनका जो है नाम के आगे लगाया गया, उसका प्रयोग किया गया। 16वीं शताब्दी से ही इस शब्द का निरंतर प्रयोग होता रहा और उसके बाद जो है लगातार इस शब्द का प्रयोग इन लोगों के लिए होता रहा। यहाँ तक कि रुड्यार्ड किपलिंग की जंगल बुक के युवा नायक मोगली का नाम भी इससे उत्पन्न हुआ है। देखिए, रुड्यार्ड किपलिंग कौन थे? एक ब्रिटिश लेखक थे, कवि थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी जंगल बुक। तो उसका जो जंगल बुक में जिस पात्र को लिया है मोगली, बचपन में हमने खूब देखा था मोगली की कहानियाँ जो आती थी, वो जो जंगली जानवरों के बीच में जंगल में रहता था, तो उसका नाम भी जो है यहीं से लिया गया है, मोगली। मुगलों व स्थानीय सरदारों के बीच राजनीतिक मैत्रियों के जरिए तथा विजयों के जरिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों को मिलकर साम्राज्य की रचना की गई। अब जो मुगल थे ना, वो भारत में आया बाबर, लेकिन उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? उसने यहाँ के जो स्थानीय सरदार थे,
किसी के साथ तो उसने जो है राजनीतिक मैत्री के जरिए जो है संधि कर ली, या फिर जिसके साथ संधि नहीं हुई उसके साथ उसने क्या किया, उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस तरह से जो बाबर था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भारत में किया। साम्राज्य के संस्थापक जहरुद्दीन बाबर, देखिए मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है, जहरुद्दीन बाबर को उसके मध्य एशियाई स्वदेश फरगना से प्रतिद्वंदी उज्बेकों ने भगा दिया था। अब वो रहने वाला तो कहाँ का था, जो है उस फरगना का था। वहाँ पर जो है ये देखिए उज्बेकिस्तान है ना, यहाँ के रहने वाले जो उज्बेक थे वो उसके प्रतिद्वंदी थे और उसने क्या किया, उन उज्बेकों ने बाबर को वहाँ से भगा दिया। उसने सबसे पहले काबुल में जो है स्वयं को स्थापित किया और फिर 1526 में अपने दल के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्षेत्रों और संसाधनों की खोज में वह भारतीय उपमहाद्वीप में आगे की ओर बढ़ा। वो अब वहाँ पर देखिए उज्बेकिस्तान से भागकर सबसे पहले कहाँ आया, काबुल। काबुल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये काबुल है। देखिए ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर ये पाकिस्तान है, यहाँ अफ़गानिस्तान है और अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। यहाँ पर जो है सबसे पहले बाबर आया, यहाँ पर बसा और इसके साथ जो इसके दल के जो सदस्य थे, अब जो है इसके साथ भारी मात्रा में जो है वो इसके दल था, बहुत लोग थे इसके साथ, तो अब उनकी आवश्यकताओं को भी पूरा करना था। तो क्या किया उसने, धीरे धीरे जो है वो यहाँ से भारत की ओर जो है वो बढ़ा। अब बाबर का उत्तराधिकारी कौन था, मतलब बाबर का बेटा कौन था, हुमायूं। इसके उत्तराधिकारी नसरुद्दीन हुमायूं, इसने कब से कब तक भारत पे शासन किया, 1530 से 1540 तक। फिर जो है जो बीच में थे वो अफगान शासक आ गए थे, शेर शाह सूरी, और उन्होंने यहाँ पर राज किया, लेकिन वो दोबारा आ गया फिर से वो 1555 में उसने जो है शेर शाह सूरी को हराया और 1556 तक ही वो 1 साल ही वहाँ पर शासन कर पाया था। उसके बाद उसकी जो है मृत्यु हो गई थी। हुमायूं ने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, इन्हीं जो है सालों के बीच में उसने यहाँ पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, किंतु वह अफगान नेता शेर शाह सूरी से पराजित हो गया। देखिए 1540 में वो जो है उससे जो है पराजित हुआ और इसको जो है यहाँ से भगा दिया गया, जिससे उसे ईरान के सफावी शासक के दरबार में निर्वासित होने के लिए बाध्य कर दिया। और उसको कहाँ भागना पड़ा, यहाँ से उसको जाना पड़ा ईरान। एक बार आप देख लीजिए मैप में ईरान, देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है और यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ ये है ईरान। तो जो हुमायूं था वो यहाँ से भाग के कहाँ गया, ईरान। पंद्रह सौ 1555 में हुमायूं ने सूरों को पराजित किया, लेकिन क्या था कि वो दोबारा से फिर से आ गया, जो है ईरान के शासकों ने उसकी मदद की और 1555 में उसने जब सूरों को, जो शेर शाह सूरी था, उसको हरा दिया, लेकिन वो 1 साल तक ही यहाँ पर रह पाया था। और ये कहा जाता है कि जो दिल्ली में हुमायूं ने अपना पुस्तकालय बना रखा था, उसकी सीढ़ियों से वो गिरकर जो है उसकी मौत हो गई थी। कई लोग जलालुद्दीन अकबर, अब अकबर आया, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर। अकबर ने कब से कब तक यहाँ पर राज किया, 1556 से 1605 में। को मुग़ल बादशाह में महानतम मानते हैं। ये माना जाता है कि जो अकबर था वो सबसे, मुग़ल जो जितने भी बादशाह हुए हैं उनमें सबसे महान कौन था, अकबर, क्योंकि उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि इसने अपने समय का विशालतम और सुदृढ़ समृद्ध राज्य भी बना दिया। देखिए अकबर ने विस्तार तो किया ही अपने राज्य का, लेकिन इसको और विशाल, मतलब ये है कि इसको विशाल और समृद्ध, बिल्कुल ये है कि भाई इसने अपना खूब तरक्की की, अपने राज्य को खूब जो है समृद्ध और शक्तिशाली बनाया था अकबर ने। अकबर हिंदुकुश पर्वत तक अपने साम्राज्य की सीमाओं के विस्तार करने में सफल हुआ और उसने ईरान के सफावियों और तुरान के उज्बेकों को विस्तार करने वाली योजनाओं पर लगाम लगाई। जो अकबर था उसने क्या किया कि जो हिंदुकुश पर्वत है वहाँ की सीमाओं तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और ईरान के जो सफावी और तुरान के जो उज्बेक थे, उज्बेक कौन थे, जिन्होंने जो है फरगना से बाबर को भगाया था, तब वो काबुल आया था, तो इन सब की जो विस्तारवादी नीति थी उसके ऊपर लगाम लगाई।
मतलब जो है इन सब के ऊपर जो है अकबर हावी हुआ और अपने साम्राज्य का उसने विस्तार किया। ये देखिए जो भी आपको ये पिंक शेड नज़र आ रही है ना, ये सब क्या है, हिंदू कुश पर्वतमाला। ये जो है हमारे भारत के पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सारा जो एरिया कौन सा है, करीब करीब ये मेरे ख्याल से शायद 800 किलोमीटर तक ये जो है हिंदू कुश पर्वतमाला है, ये फैली हुई है। तो यहाँ पर जो है जो अकबर था उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इधर अफ़गानिस्तान से, उज़्बेकिस्तान से, ईरान से आने वाले जो भी आक्रमणकारी थे उनको अकबर ने रोक के रखा और भारत में नहीं आने दिया। अकबर के बाद जहांगीर। अब अकबर का पुत्र कौन था? जहांगीर, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? सलीम के नाम से। उसने 1605 से 1627 तक यहाँ पर शासन किया। फिर जहांगीर के बाद उसका पुत्र आता है शाहजहाँ। उसने 1628 से 1658 तक 30 साल तक उसने यहाँ शासन किया। और फिर आता है औरंगजेब 1658 से 1707 तक के रूप में भिन्न भिन्न व्यक्तित्व वाले उत्तराधिकारी हुए कि भाई एक के बाद एक जो है मुग़ल साम्राज्य के उत्तराधिकारी आते गए, यहाँ पर जो है वो अपना साम्राज्य चलाते रहे, विस्तारवादी नीति अपनाते रहे। क्षेत्रीय विस्तार जारी रहा, यद्यपि यह काफ़ी धीमी रही गति। देखिए जो अकबर था उसने खूब विस्तार किया, उसका जो टाइम पीरियड था उसमें साम्राज्य ने खूब तरक्की की, लेकिन उसके बाद जो भी शासक आए, चाहे वो जहांगीर था, शाहजहाँ था, औरंगजेब था, इनके जो कार्यकाल था, इनका जो समय था, उस टाइम पीरियड में जो मुग़ल साम्राज्य था उसने तरक्की तो की, लेकिन उसकी गति जो है धीमी थी। धीरे धीरे जो है उनका विकास हुआ। तीनों शासकों ने शासन के विविध यंत्रों को बनाए रखा और सुदृढ़ किया। 16वीं और 17वीं शताब्दी के दौरान शाही संस्थाओं के ढांचे का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत प्रशासन और कराधान के प्रभावशाली तरीके शामिल थे। मुग़ल शक्ति का सुस्पष्ट केंद्र दरबार था। जो भी शासक आते गए बहुत सारे वो तरीके अपनाते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। उसमें जो है वो प्रशासन कार्य अपना किस तरह से चलाते थे, कराधान मतलब किस तरह से जो है वो कर लेने की प्रक्रिया थी, मतलब जो टैक्स था राज्य में वो लगाया जाता था। तो बहुत सारे तरीके थे इनके अपने साम्राज्य के विस्तारवादी नीति के। लेकिन इनका जो सुस्पष्ट केंद्र, जो सबसे जो है मेन जो बात मानी जाती है मुग़ल साम्राज्य की, वो क्या थी? मुग़ल दरबार। और उसी के बारे में ये हमारा पूरा चैप्टर है। अब दरबार में क्या होता था? यहाँ राजनीतिक संबंध गढ़े जाते थे। दरबार में जो है सारी जो है प्रक्रिया चलती थी, उनके जो राजनीतिक कार्य थे वे वहाँ पर होते थे। साथ ही श्रेणियाँ और हैसियत परिभाषित की जाती थी। श्रेणियाँ और हैसियत का मतलब क्या है कि कोई भी जो है व्यक्ति था उसकी जो है ये पता चलता था कि भाई उसकी उस दरबार में क्या वैल्यू है, किस श्रेणी में उसको रखा गया है, वो उच्च श्रेणी में है, निम्न श्रेणी में है। तो ये सारी बातें जो हैं उस दरबार से ही चलती थी, दरबार में ही जो है परिभाषित की जाती थी, मतलब वहाँ डिसाइड की जाती थी। 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु उपरांत राजवंश की शक्ति घट गई। देखिए जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई तो ये जो राजवंश था, ये जो मुग़ल साम्राज्य था, इसकी शक्ति जो है कम हो गई थी। दिल्ली, आगरा और लाहौर जैसे भिन्न राजधानी नगरों से नियंत्रित एक विशाल साम्राज्य तंत्र की जगह क्षेत्रीय शक्तियों ने अधिक स्वायत्ता अर्जित कर ली थी। जो मुग़ल साम्राज्य था उसकी बहुत सारी राजधानियाँ बनी, जो है पहले आगरा थी, फिर फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आगरा, लाहौर, इनकी जो राजधानियाँ थी वो बदलती रही। और ये जो साम्राज्य था इसने जो है अपना इसका नियंत्रण जो है राजधानियों से अलग। फिर क्या हुआ? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो छोटे छोटे क्षेत्र थे, क्षेत्रीय शक्तियाँ थी, उन्होंने जो है अपनी स्वायत्ता ज़्यादा अर्जित कर ली थी। मतलब जो क्षेत्रीय सरदार थे छोटे छोटे, जहाँ यहाँ पर उन्होंने जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे और जो मुग़ल साम्राज्य था उसका जो है महत्व कम हो गया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद। फिर भी सांकेतिक रूप से ही सही, पर मुग़ल शासकों ने अपनी प्रतिष्ठा खोई नहीं थी। लेकिन ये था कि फिर भी ये है कि भाई चल रहा था, औरंगजेब के बाद भी उसके उत्तराधिकारी आए और मुग़ल साम्राज्य जो है उसका जो कामकाज था वो धीरे धीरे यहाँ पर चल रहा था। लेकिन 1857 में क्या हुआ कि इस वर्ष में
अंतिम वंशज जो था, मुगल साम्राज्य का अंतिम वंशज जिसे माना जाता है भारत में, वो कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। उसको जो है अंग्रेज़ों ने उखाड़ फेंका था और उसको जो है कहाँ भेज दिया था? उसको यहाँ से जो है निष्कासित करके बर्मा, म्यांमार जो है उसको भेज दिया था और वहाँ पर जेल में डाल दिया था उसको और उसके परिवार को, और वहीं पर जो है उसकी मृत्यु हो गई थी। और इस तरह 1857 यानी 19वीं शताब्दी में जो है भारत में मुगलों का जो है साम्राज्य था वो समाप्त हो गया था। अब हम देखते हैं इतिवृत्तों की रचना। जो भी इतिहास लिखे गए मुगल साम्राज्य के, मुगल दरबार में, उनकी रचना किस तरह से हुई। मुगल बादशाहों द्वारा तैयार किए गए इतिवृत्त साम्राज्य और उसके दरबार के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। देखिए, जो मुगल बादशाह थे उन्होंने अपना जो इतिहास लिखवाया, उनके दरबार में, वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो हमें जानकारी देता है मुगल साम्राज्य के बारे में। यह इतिवृत्त इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी लोगों के सामने एक प्रबुद्ध राज्य के दर्शन के प्रयोजन के उद्देश्य से लिखे गए थे। अब जो इतिवृत्त लिखे गए, जो भी इनकी रचनाएं लिखी गई जो मुगल साम्राज्य के इतिहास को दिखाती हैं, वो क्यों लिखी गई? वो बादशाह ने इसलिए लिखवाई ताकि जो उनके सामने जो भी आने वाले जो लोग हैं वो ये देख सकें कि जो मुगल साम्राज्य था वो जो है कितना शक्तिशाली था, किस तरह से वो कार्य करता था। इन सारे उद्देश्यों से जो है बादशाहों ने अपना जो है इतिहास लिखवाया था। इसी तरह इनका उद्देश्य उन लोगों को जिन्होंने मुगल शासन का विरोध किया था यह बताना भी था कि उनके सारे विरोधियों का असफल होना नियत है। अब दूसरा जो है, दूसरी मेन बात क्या है, जो मुगल बादशाह था वो अपने इतिहास जो इतिवृत्त थे उनके द्वारा ये बताना चाहता था कि जो भी मुगलों से टकराएगा उसका जो है, जो भी उसका विरोधी बनेगा उसको जो है हार का सामना करना पड़ेगा। नियत है मतलब पक्का ही उसको जो है सफलता मिलेगी और वो मुगलों से नहीं जीत सकता। इसलिए जो है वो अपना इतिहास लिखवाते थे। वो यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि भावी पीढ़ियों के लिए उनका शासन का विवरण उपलब्ध हो। अब एक मेन बात ये थी कि वो इसलिए अपना इतिहास लिखवाते थे ताकि जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उसको पढ़ सके, उसके बारे में पता कर सके कि किस तरह से जो मुगल साम्राज्य था उसने कार्य किया। मुगल इतिवृत्त के लेखक निरपवाद रूप से दरबारी ही रहे और जो लिखने वाले थे इन इतिहासों को वो कौन थे? जो मुगल दरबार में दरबारी थे वो। उन्होंने जो इतिहास लिखे उनके केंद्र बिंदु पर थी शासक पर केंद्रित घटनाएं, शासक का परिवार, दरबार, अभिजात, युद्ध व प्रशासनिक व्यवस्थाएं। अब जो ये इतिवृत्त लिखे गए हैं, जो ये इतिहास लिखा गया है, इसमें किस चीज़ का वर्णन है? इसमें है शासक पर केंद्रित घटनाएं। जो है पूरा शासक के बारे में बताया गया है कि जो शासक होता था, जो राजा होता था, वो किस तरह से कार्य करता था, क्या उसकी नीतियाँ होती थी, उसका परिवार जो है वो किस तरीके से रहता था, उसका जो दरबार की जो घटनाएं हैं वो, और अभिजात, अभिजात का मतलब होता है अमीर वर्ग, कुलीन वर्ग जो वहाँ था वो। फिर जो युद्ध लड़े मुगलों ने उनका वर्णन किया गया है और उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उनका प्रशासन जो किस तरीके से कार्य करता था, ये सारी बातें हमें इन इतिवृत्तों में देखने को मिलती हैं। अकबर, शाहजहाँ और आलमगीर। मुगल शासक औरंगजेब की एक पदवी क्या थी? आलमगीर। की कहानियों पर आधारित इतिवृत्त अकबरनामा, शाहजहाँनामा, आलमगीरनामा यह संकेत करते हैं कि उनके लेखकों की निगाह में साम्राज्य का इतिहास और बादशाह का इतिहास एक ही था। देखिए, अकबर, शाहजहाँ और आलमगीर की कहानियाँ पर आधारित जो भी मतलब अकबर का जो इतिहास है वो हमें मिलता है अकबरनामा में, शाहजहाँ का इतिहास हमें मिलता है शाहजहाँनामा में। आलमगीर किसकी पदवी थी? औरंगजेब की, मतलब औरंगजेब को जो है आलमगीर कहा जाता था। आलमगीरनामा में हमें किससे संबंधित जानकारी मिलती है? औरंगजेब से संबंधित। तो उसको, उनको जो लिखने वाले लेखक थे उन्होंने इसमें क्या लिखा है? उन्होंने उस शासक के बारे में ही लिखा है, क्योंकि उनके लिए जो शासक का इतिहास था वही क्या होता था? साम्राज्य का इतिहास। अगर उन्होंने शासक के बारे में लिख दिया, उसकी सारी जो है वो किस तरीके से रहता था, किस तरह से कार्य करता था, तो क्या सोचता था लिखने वाला जो लेखक था कि भाई मुगल साम्राज्य का इतिहास यही है, कि राजा को जो है इतना इम्पोर्टेंस उसने लिखने वाले ने दी है इसमें।
तुर्की से फारस की ओर। मुग़ल दरबारी इतिहास फ़ारसी भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, जो मुग़ल दरबार का जो भी इतिहास लिखा है उसकी भाषा क्या है? फ़ारसी। दिल्ली के सुल्तानों के काल में उत्तरी भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदवी व इसकी क्षेत्रीय भिन्नताओं के साथ फ़ारसी दरबार और साहित्यिक रचनाओं की भाषा के रूप में खूब पुष्पित व पल्लवित हुई। जो भी दिल्ली के सुल्तानों का काल था, उत्तर भारत में जो बहुत सारी जो है भाषाएं बोली जाती थी, चाहे वो हिंदू हो या जो क्षेत्र की जो लोकल जो है उनकी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उनके साथ जो फ़ारसी थी वो जो है मुग़ल साम्राज्य के दरबार की मुख्य भाषा थी। उस समय में जो है फ़ारसी का जो है बहुत ही विकास हुआ था, क्योंकि मुग़ल चगताई मूल के थे। देखिए, चगताई मूल का मतलब क्या है? चग से है चंगेज खान और ताई से जो है तैमूर के वंशज। तो इन दोनों के ये वंशज थे। तो उनकी मातृभाषा क्या थी? तुर्की। इनके पहले जो है शासक बाबर ने कविताएं और संस्मरण इसी भाषा में लिखवाए। किस भाषा में लिखवाए? फ़ारसी में। अकबर ने सोच समझकर फ़ारसी को दरबार की मुख्य भाषा बनाया। जो फ़ारसी थी उसको जो है मुख्य भाषा बनाया गया था दरबार की, वो किसने बनाया था? अकबर ने। फ़ारसी को दरबार की भाषा में ऊंचा स्थान दिया गया और उन लोगों को शक्ति व प्रतिष्ठा प्रदान की गई जिनकी इस भाषा पर अच्छी पकड़ थी। देखिए, मेन भाषा बना दी जो अकबर था उसने, फ़ारसी। और जो फ़ारसी को जानने वाले थे, पढ़ने वाले थे, अच्छे उसके ज्ञाता थे, उनको जो है दरबार में भी ऊंचा स्थान दिया जाता था। जहाँ जहाँ फ़ारसी प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग में नहीं थी, वहाँ राजस्थानी, मराठी, यहाँ तक कि तमिल के शासकीय लेखकों की भाषा को इसकी शब्दावली, मोहरों में व्यापक रूप से प्रभावित किया। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि भी हर जगह पर जो है फ़ारसी को जानने वाले ही लोग रहते हो। तो जिन जिन एरिया में फ़ारसी को जानने वाले जो उसका प्रत्यक्ष प्रयोग नहीं होता था, जानने वाले जो है कम थे, वहाँ पर जो है लोकल, जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, महाराष्ट्र में मराठी, और जो साउथ में अगर हम जाएं तमिलनाडु में तो तमिल। तो वहाँ के जो भी शासकीय लेखक थे उन्होंने अपनी भाषा में जो है अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं में जो है इनकी मुहावरों का, शब्दावली में इनका जो है खूब प्रयोग किया। ये नहीं है कि हर जगह जो भी लेख लिखे गए, जो भी इनके इतिवृत्त लिखे गए, उसमें जो है फ़ारसी भाषा का ही प्रयोग किया, बल्कि जो क्षेत्रीय भाषाएं थी उनका भी जो है बहुत प्रयोग किया गया। अकबरनामा जैसे मुग़ल इतिहास फ़ारसी में लिखे गए। अकबरनामा जो अकबर की जो है जीवनी है उसको कौन सी भाषा में लिखा गया? फ़ारसी में। जबकि अन्य जैसे बाबर के संस्मरणों का बाबरनामा में तुर्की से फ़ारसी में अनुवाद किया गया। अकबरनामा जो है वो तो लिखी ही फ़ारसी में गई थी, लेकिन जो बाबर के संस्मरण थे, बाबर के जीवन की जो घटनाएं थी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं, वो लिखा तो गया था पहले तुर्की भाषा में, लेकिन बाद में उसका जो है फ़ारसी में अनुवाद किया गया। मुग़ल बादशाह ने महाभारत और रामायण जैसे संस्कृत ग्रंथों को फ़ारसी में अनुवादित किए जाने का आदेश दिया। अब जो मुग़ल बादशाह था उसने क्या कहा कि भाई जो महाभारत और रामायण जो संस्कृत में लिखे गए हैं उनका भी जो है उन्होंने फ़ारसी में अनुवाद किया। महाभारत का अनुवाद जो फ़ारसी में किया गया उसको क्या नाम दिया गया? रजमनामा। रजमनामा का फ़ारसी में क्या मतलब होता है? युद्धों की पुस्तक। तो इस तरह से जो है महाभारत का जो है रजमनामा के नाम से फ़ारसी में अनुवाद किया गया। आज के लिए इतना ही। इसके आगे का चैप्टर करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।